नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी का टेस्ट सीरीज, जो कि आपका इम्तिहान पब्लिकेशन का है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी 71st का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो चुकी है कि यह अगस्त के लास्ट वीक में यह एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाएगी बीपीएससी। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है स्पेशली जो है डिज़ाइन किया हुआ है आपको बीपीएससी 71st के लिए, उसका टेस्ट सीरीज लाए हैं। तो यह इम्तिहान पब्लिकेशन का है। तो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रीलिम का जो टेस्ट सीरीज है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो स्पेशली डिज़ाइन जो आपका यह टेस्ट सीरीज है यह कंबाइंस है बोथ 79th बीपीएससी और 70th बीपीएससी का जो पैटर्न है उस पे पूरे पैटर्न पे यह कंबाइंड है। यह 71st बीपीएससी का टेस्ट सीरीज। इसमें देखिए आपका 75 क्वेश्चन जो है 69th बीपीएससी पैटर्न पे है और 75 क्वेश्चन जो है 70th बीपीएससी पैटर्न पे आपके कंक्लूडेड हैं। तो देखिए न्यू शेड्यूल के हिसाब से ये आपका टेस्ट सीरीज जब आपका स्टार्ट होता है इम्तिहान आईएएस का, तो आपका इम्तिहान का देखिए आपका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो है वो आपका इंग्लिश वर्जन में भी है और हिंदी वर्जन में भी है। तो जिन भी दोस्तों को इंग्लिश वर्जन में बनाने में, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश वाले वर्जन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे और हम लोग इस सेट को जो है हिंदी में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और सभी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इम्तिहान का 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का हिंदी वाले टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी से भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। तो यह जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, जो कि कहाँ आपका मध्य प्रदेश के सीहोर यानी कि हथनौरा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा घाटी। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिंधु घाटी, गंगा घाटी, गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका जो खोज किए थे वो पुरातत्वविद अरुण सोनकिया नाम है, इनके द्वारा जो है 1982 में खोज किया गया था प्रथम मानव जीवाश्म का। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका काफ़ी फेमस है। और भारत में जो सर्वाधिक शैल चित्र हैं वह यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक शैल चित्र। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है दूसरा प्रश्न का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ था वो 1861 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कैनिंघम के प्रयासों से हुआ था। और पुरातत्व के क्षेत्र में इनके अविस्मरणीय योगदान के कारण ही इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को ही नियुक्त किया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1872 में इनको जो है आप क्या नियुक्त किया गया था, प्रथम डायरेक्टर। तो ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा स्टेटमेंट है आपका जो सही वो आपको विचार करना है। देखिए दिया हुआ उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है, कथन है कि सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक काल में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन हुआ। तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एशियंट इंडिया के जो आपका इतिहास है, एशियंट हिस्ट्री जो है आपका इंडिया का, इससे रिलेटेड ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है आपका सर्वप्रथम चित्रित मृत भांड का प्रयोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों ने किया। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा है कि सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने तांबा गलाने की विधि का ज्ञान हुआ था। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। चौथा नंबर है आपका कि ताम्रपाषाण काल की समस्त संस्कृतियों में सर्वाधिक प्रचलित जो है
मृद भांड काला और लाल है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो आपका ट्रू स्टेटमेंट है वो है 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन डी इसका चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा कौन सी धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तो सर्वाधिक प्रयोग जो किया गया वो हड़प्पा सभ्यता के निवासी के द्वारा, उसका नाम है तांबा। तो तांबा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सैंधव सभ्यता को जो है कांस्य यौगिक कालीन सभ्यता की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है, क्योंकि जो तांबा और टीन के मिश्रण से निर्मित जो कांसा का सर्वप्रथम का जो प्रयोग है वो इसी काल में हुआ था। किसको? सैंधव सभ्यता को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान को शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थान का नाम है धौलावीरा। इस स्थान पर जो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, यानी ऑप्शन सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद, धौला यानी सफ़ेद तथा वीरा अर्थात कुआं। और धौलावीरा का जो खोज है वो हुआ था 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था, और इसका उत्खनन जो है 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो बंदरगाह के लिए जो है वो स्थल का नाम है लोथल। यह काफ़ी प्रसिद्ध था, फेमस था। सो लोथल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है गुजरात प्रांत के अहमदे जिले में स्थित है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल का नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 8 नंबर का प्रश्न का। 9वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए हैं आपके कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। 10वां नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित से जो लकड़ी से निर्मित जो है अन्नागार का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से जो है लकड़ी से निर्मित अन्नागार का एकमात्र साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सो लोथल यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां के बाद 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों को जो है नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। उस विद्वान का नाम है आपका गार्डन चाइल्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी या करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर के प्रश्न का। 12 नंबर है कि सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है वो आपका बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट है कि सैंधव नगर 2 भागों पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभक्त था। यह स्टेटमेंट ट्रू है। चन्हुद्रो नगर में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। लोथल एवं सुरकोटद्रा में दुर्ग एवं समान आवास क्षेत्र अलग अलग न होकर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जो कथन है वो आपका कथन सत्य है, वो ऑप्शन ए 2, 3 ऑप्शन नंबर डी है। तो डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो जो है आपका अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 13 का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर है कि सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है छंदोग्य उपनिषद को माना जाता है। सो छंदोग्य यानी 14 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में स्त्री की तुलना धूत एवं मदिरा से किया गया है। तो यह जो है आपका मैत्रायणी उपनिषद में जो है स्त्री की तुलना धूत एवं मदिरा से की गई है। सो ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी उपनिषद इसका राइट आंसर ए होगा 15 का। 16 है कि आधुनिक रावी नदी को ऋग्वैदिक में किस नाम से जाना जाता था। तो आधुनिक जो है रावी नदी उसको जो है किस नाम से जाना जाता था, परोसनी नदी के नाम से। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 है मगध एवं अंग राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में की गई है। मगध एवं अंग राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में किया गया है। तो अथर्ववेद यानी ऑप्शन नंबर डी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाने वाली हैं।
या भिन्न भिन्न व्यवसायों में जीविकोपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। यह कथन किस वेद में उल्लिखित है? तो यह जो कथन है वो आपका ऋग्वेद में उल्लिखित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है इसका उल्लेख है। कैवें मंडल में? ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका 18 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर है कि ऋग्वेद में सर्थ, वार्थ तथा गण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये तीनों शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है आपका सैनिक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैनिक, सिपाही। 20वां नंबर का प्रश्न है आपका, देखते हैं क्या है। 20वां नंबर ये आपका फिर से इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड प्रश्न है। इंग्लिश की मीडियम के प्रश्न को जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ की सहायता से। जो पीडीएफ है आपका टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। 20वां है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है? सर्वप्रथम जो है वो मिलता है आपका जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण, यानी ऑप्शन नंबर डी 20वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है कि अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना भाग मिलता था? तो राजा को जो है आय का 1/6वां भाग मिलता था अथर्ववेद के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तो अष्टांगिक मार्ग का जो है आपका है वो स्रोत है वो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद, यानी ऑप्शन डी इसका 22 का करेक्ट आंसर है। 23 नंबर है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया जो है वो सूत पिटक को कहा जाता है प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 24 है कि 16 महाजनपदों में से कौन सा जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? उस जनपद का नाम है आपका अस्मक जनपद, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर के प्रश्न का। 25 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन मिलता है? तो नदी सूक्त का जो वर्णन है वो मिलता है आपका 25वां का और 10वां मंडल में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। 26 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन मिलता है? तो नदी सूक्त का वर्णन जो है आपका मिलता है वो आपका 10वां मंडल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति का स्थल क्षेत्र कहाँ था? तो इसका जो स्थल क्षेत्र था वो था मध्य गंगा की घाटी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति का स्थल क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का जो है आपका करेक्ट आंसर सी सही है, मध्य गंगा की घाटी। 28 है कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था, जो कि आज फिलहाल पटना के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्तूप शब्द का जो है उल्लेख वो सर्वप्रथम मिलता है आपका 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऋग्वेद होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जी। ऋग्वेद में जो है स्तूप शब्द का जो है ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख। नेक्स्ट है आपका 30वां नंबर का प्रश्न कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया किस नदी पर स्थित था? तो प्रसिद्ध जो है बौद्ध स्थल बोध गया जो है वो स्थित है आपका निरंजना नदी पर। निरंजना नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 30वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कि कौन सा कथन सत्य है। यह देखना है, यह निसौरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना की गई है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केवल सी होगा कि बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है और पुनर्जन्म की मानता है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका केवल 1 और 3 राइट आंसर होगा। 32 है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देवालय का निर्माण जो है सर्वप्रथम उसे अशोक ने करवाया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 32 का करेक्ट आंसर है। 33 है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो आपका वैशाली में हुआ था और 383 ईसा पूर्व में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। 34 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, उसका नाम है सुभद्र, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 नंबर के प्रश्न का। 35 नंबर है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी वो पहला उपदेश राजगिरी के
विपुलाचल पहाड़ी पर दी है। सो ऑप्शन नंबर ए 35 का राइट आंसर होगा। 36 नंबर है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो है वो बिताया था आपका किस जगह पे। करेक्ट आंसर होगा आपका वैशाली के बरसात में। ऑप्शन सी इसका 35 का करेक्ट आंसर, सॉरी यह वैशाली में बसाई थी, तो अंतिम वर्षा जो है बिताई थी वैशाली में। सो वैशाली ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36 के बाद 37 नंबर की सैंधव सप्ताह के किस पुरातत्व स्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। तो किस पुरातत्व स्थल से, उसका नाम है आपका 37 का मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 है कि निम्न कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है आपका कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पाई सप्ताह में प्रचलित नहीं था। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, ये सभी देखिए मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो 39 है कि आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है आर्यनों के कथन में कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये देखिए आपका भारत में आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था, ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आपका नहीं होगा। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था, ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका ये फॉल्स है। सो आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2 होगा। 2 यानी कि केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया हुआ है। ऑप्शन बी 39 का करेक्ट आंसर है। 40 सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, वो ये सही है। हस्तलिखित ऋचाएँ ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, ये भी सही है। 4 वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ये भी सही है। और सोम को समर्पित जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल से है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का 41 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान करें। एक है आपका वितस्ता, तो वितस्ता जो है किसका आधुनिक नाम है वो आपको बताना है। तो वितस्ता जो है आपका पहला देखिए आपका ये आपका वितस्ता जो है झेलम नदी का नाम है। दूसरा है आपका जो पुरुषनी वो रावी नदी का नाम है। तीसरा है आपका विपाशा, विपाशा जो है आपका वो ब्यास नदी का नाम है। और लास्ट सतुद्री जो है सतलज नदी का आधुनिक नाम है। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4, 2 और 3। 41 के बाद 42 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो गौत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका कि गौत्र प्रथा का स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 जो दोनों कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी 42 का करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दशराज युद्ध का जो है उल्लेख वो है आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। 44 नंबर है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में लिखें। तो पहले जो है कुल होगा, ग्राम होगा, विश्व होगा, जन होगा, उसके बाद राष्ट्र होगा। तो कुल होगा, ग्राम होगा, उसके बाद विश्व होगा, उसके बाद जन होगा, उसके बाद राष्ट्र होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 44 में देखिए उसी प्रकार से दिया हुआ है। तो 44 का डी इसका करेक्ट आंसर है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। 44 के बाद 45 नंबर का प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मिलान करना है। तो सही मिलान कीजिए 45 नंबर के प्रश्न का। तो इसका जो है आपका कि सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है सतुकांगेडोर में है, ये आपका सही है। उसके बाद 45 के बाद 45 दूसरा है कि सर्वाधिक पूर्वी पुरातत्व जो है आलमगीरपुर में, ये भी सही है। सर्वाधिक जो है उत्तरी पुरातत्व स्थल मारदा में, ये भी सही है। और सर्वाधिक दक्षिणी पुरातत्व दाइमाबाद में, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 के भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता जो है वो कहा जाता है आपका 46 का राइट आंसर रॉबर्ट ब्रूस। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 47 के सिंधु घाटी सप्ताह का वो कौन सा पुरातत्व स्थल है जहाँ से प्राप्त जो है मृदंड पर चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 47 का, वो होगा आपका लोथल। तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का।
48 है कि सिंधु सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत यह नगर जो है 2 भागे गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। तो ठीक है, यह आपका कौन सा होगा 48 का करेक्ट आंसर वो है सुरकोद का। तो इसका सुरकोटदा जो है इसका राइट आंसर है 48 का। 48 का सी करेक्ट आंसर। 49 है कि सैंधव सप्ताह के पुरातत्व स्थल जो है धौलेवीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सैंधव सप्ताह का पुरातत्व स्थल धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका सफ़ेद कुआं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 50वां नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान नाम दिया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है वो दिया गया समाधि R37 पे, यानी ऑप्शन नंबर ए 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल जो आपका 50 सेट जो थे 50 क्वेश्चन थे वो इम्तिहान IAS के 71 BPSC के थे। तो इसका जो आपका एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आने वाला है दोस्तों, आ रहा है धीरे धीरे। आपका अगस्त के लास्ट वीक में होगा एग्ज़ाम। तो फटाफट इस सेट को बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट सीरीज़ का जो है आपका लिंक दिया होगा। ये देखिए आपका टेस्ट सीरीज के साथ साथ इसका आंसर भी व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो अगर आपको ये चाहिए तो फटाफट दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 2 लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।